आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके समक्ष आपके सामने प्रस्तुत हूं आज की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि ये आखिर सीरीज किसके लिए लाई गई है और क्यों लाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये जो सीरीज होगी ये आपकी करंट अफेयर की सीरीज होगी, जो आपकी पिछले एक साल 1 जुलाई से 30 जून 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक या क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, उसको मद्देनजर रखते हुए इस क्लास को, इस सीरीज को मैंने डिजाइन करा है और इसमें इतनी मेहनत करी है, इतनी जान फूकी है मैंने आपको लिए कि जिसका कोई जवाब नहीं। जब आप इस क्लास को करोगे तो वो चीज आपको अपने आप समझ आ जाएगी, मुझे इस चीज की बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, करंट अफेयर की बात कर ले तो हर एक एग्जाम में कोई भी पेपर हो आपका, करंट अफेयर के भर के करंट अफेयर पूछा जाता है। 5 से 6 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने क्लास आपके लिए तैयार की है, ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये जो मैंने स्पेशल चलाई है, ये किस पेपर के लिए चलाई है, आपके किस एग्जाम के लिए चलाई है? तो ये मैंने आपके जो अभी हाल फिलहाल में आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट का एग्जाम होने वाला है, मैं इसे उसके लिए लेकर आया हूं, स्पेशल उसके लिए लेकर आया हूं। बाकी करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूरी नहीं कि ये पैट वाले ही बच्चे इसको पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका, कोई भी वनडे एग्जाम, हर एक जगह ये कारीगर साबित होगी आपके लिए। आपका स्टैटिक जीके के ऊपर बात कर लेते हैं, तो स्टैटिक जीके भी आपका बहुत ज्यादा इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है आपके एग्जाम के हिसाब से। हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इस सीरीज के माध्यम से, अब ये नहीं है कि मैं आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लास कुछ अलग लेकर आऊंगा, नहीं, इसी क्लास के माध्यम से करंट अफेयर के साथ जोड़कर जो भी उससे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। और इतना सुंदर तरीके से इस क्लास के कंटेंट को मैंने डिजाइन करा है, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले यदि आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को शेयर कीजिए, जहां तक भी आपसे हो सकता है। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी आपका कोई भी ग्रुप हो, वहां तक आप शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ साथ में किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर क्लास होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे और आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी दिशा में बढ़ती रहे और आप अपने जीवन में वो हर सफलता प्राप्त करें जो आप चाहते हैं, जो आपके माँ बाप चाहते हैं, जो आपके रिश्तेदार चाहते हैं, जो आपके पड़ोसी चाहते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, मैं जानता हूं कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वे एक लोअर क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अभी आपकी उम्र जितने की भी हो चली है, आप अपने हिसाब से देख ले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सब क्या कहते हैं आपको? यही कहते हैं कि ये निठल्ला है, नाकारा है। लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी, जिस दिन आपके सपने साकार हो जाएंगे, उस दिन वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी आपको ये बात ना कह दें तो बताना कि हमको पता था कि ये कर लेगा, हमको पता था कि ये एक दिन कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके कंधों पे, आपके शरीर के ऊपर वो वर्दी या वो टैग ना लग जाए, जिससे कि आपको ये प्रमाण मिल जाए कि हाँ ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुका है, तब तक आपको सब लोग नाकारा और बेकार ही कहेंगे। ठीक है,
तो अपने अंदर जज्बा जुनून पालिए और कर दिखाइए वो जो सब लोग आपको बोलते हैं कि इससे नहीं होगा, तो तभी समझ लीजिएगा कि अब हमको करना है, अब तो डेफिनेट करना है, अब तक चाहे होता या ना होता पर अब जरूर करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। आपका करंट अफेयर का क्लास होगा, आज पहली क्लास है, इसमें लगभग 20 से 22 या 25 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, और साथ के साथ में स्टैटिक जीके आप देखना, सारे का सारा स्टैटिक जीके पूरी क्लास में रिवाइज ना करा दिया तो कहना। ठीक है, करते हैं आज की क्लास का आगाज, करते हैं स्टार्ट इस नई सीरीज को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो जो भारत का स्थान रहा था वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 में, सूचकांक है 2020 का, लेकिन आया कब था? ये आपका रिपोर्ट जो आई थी वो 2021 में आई थी सर। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा था वो रहा था आपका 10वां स्थान रहा था सर। कितना? 10वां स्थान रहा था। बात करते हैं कि सर पहले स्थान पर कौन रहा था, तो पहले स्थान पर प्यारे बच्चों इसमें आपका जो प्रथम स्थान हासिल किया था वो किया था आपका किसने? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका। अमेरिका इसमें प्रथम स्थान पर रहा था। बात करते हैं वैश्विक साइबर सूचकांक कि वैश्विक साइबर सूचकांक आखिर किस लिए होता है, किस लिए दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों ये जो वैश्विक साइबर सूचकांक है ये आपका 5 मापदंड होते हैं इसके। कितने? 5 मापदंड होते हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए जो आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड होते हैं, आपकी चाहे वो साइबर से जुड़ी हुई जितनी भी प्राइवेसी है, जैसे आपकी ईमेल वगैरह की जो ये प्राइवेसी है, इनके 5 मापदंड होते हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए ये आपका वैश्विक साइबर सूचकांक हर साल जारी किया जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि ये 2021 से 2022 की ओर हम बढ़ेंगे, तो अभी हम 2021 में ही चल रहे हैं। तो 2020 की रिपोर्ट 2021 में आई थी, इसलिए 2020 में पूछा है तो 10वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, और पहला जो स्थान प्राप्त हुआ है वो आपको अमेरिका का प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5 इसके मापदंड होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये निकाला जाता है। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, बोले तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में ये आपका आयोजन किया जाएगा। और बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। किसके की? आपका आईसीसी के की। तो इसका जो मुख्यालय है वो दुबई है, और वो किसके अंदर आता है? आपका यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के ही अंदर इसका मुख्यालय है। कहां पे? दुबई। दुबई में इसका मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों। बात करते हैं कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। मैंने कहा था स्टैटिक पूरा उंगलियों पर ना रटा दूं, पूरा रिवाइज ना करा दूं क्लास के अंदर तो कहना। तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी, क्या स्थापना, आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं कि आईसीसी में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं आईसीसी के। तो आईसीसी के वर्तमान में जो सदस्य देश हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों कितने देश हैं? 106 देश इसके सदस्य हैं आपके आईसीसी के। बात करते हैं कि T20 विश्व कप 2021 किसने जीता था? तो ये जो विजेता टीम रही थी, इसकी विजेता टीम कौन सी रही थी? आपकी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये आपका आईसीसी T20 विश्व कप जीता था। दुबई में इसका मुख्यालय है। 106 देश इसके सदस्य देश हैं, और
1909 में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से आपको हर एक चीज समझ आ रही होगी। बहुत जान लगाई है इस कंटेंट को बनाने के लिए। आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि कोई भी डाउट रहता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा, आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रहा है भारत का स्थान रहा है, इसमें कौन सा आपका 20वां स्थान भारत ने प्राप्त करा है। जब 20वां भारत ने प्राप्त करा है तो सर पहला किसने प्राप्त करा है? पहला स्थान जो इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करा है आपका, वो करा है अमेरिका ने। अमेरिका ने इसमें आपका पहला स्थान प्राप्त करा है। बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ये प्रति वर्ष जारी किया जाता है और ये जो जारी किया जाता है वो 100 देशों की सूची, कितने देशों के? 100 देशों के 1000 शहर, 100 देशों के 1000 शहरों को मद्देनजर रखते हुए ये आपका सूचकांक जारी किया जाता है। तो 100 देशों में भारत का रैंक कौन सा आया है? 20वां आया है। और जो पहला रैंक आया है वो किसका आया है? अमेरिका का। सर देशों में तो आपका पहला रैंक अमेरिका का है, लेकिन शहरों की बात करूं तो पहला शहर कौन सा है? सर प्रथम जो शहर है जिसका प्रथम स्थान आया है, प्रथम शहर वो आया है आपका सैन फ्रांसिस्को का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडेक्स 2021 के अंदर। और भारत के आप कहोगे सर कि देशों में तो भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन शहरों में कौन सा हुआ है? भारत के किसी शहर का हुआ है? सर भारत का कोई शहर दूर दूर तक इस दौड़ में नहीं है। ठीक है, तो आप यहां तक का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों किसको करा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका चीन को WHO ने अभी हाल फिलहाल में 2021 में मलेरिया मुक्त देश घोषित करा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी WHO से, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि स्टैटिक जीके बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको रिवाइज करा दूंगा इसी क्लास के माध्यम से। WHO की पहले तो आप देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सीधा क्वेश्चन यहां से सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि WHO की सर फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है आपकी। और बात कर लेते हैं आपका WHO से। तो सबसे पहले स्थापना देखते हैं सर। स्थापना जो हुई है आपकी WHO की, वो हुई है आपकी 1948 में आपकी WHO की स्थापना हुई है। बात करते हैं मुख्यालय कहां है सर WHO का? तो ये है आपका सर जेनेवा के अंदर। जेनेवा में आपका WHO का मुख्यालय है, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, और आपके बात कर लेता हूं WHO के। तो WHO में जो सदस्य देश हैं, प्रेजेंट में जो सदस्य देश हैं सर, वो कितने हैं? सदस्य जो देश हैं सर आपके, ये हैं आपके 194 देश वर्तमान में WHO के सदस्य हैं। हर एक चीज को बहुत ईमानदारी के साथ में समझते हुए चलना है। कहीं भी कोई डाउट आता है तो तुरंत बताना है। पूरी ईमानदारी के साथ में क्लास को लेना है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके मैंने आपके लिए तैयार किया है। बात करते हैं चीन की।
तो चीन की राजधानी आपको पता होगा बीजिंग राजधानी है। और अभी 2019 में चीन में इससे एक वायरस चला था, आपको पता होगा कोरोना वायरस, जिसे कहते हैं कोविड-19, तो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी मलेरिया से, क्योंकि साइंस के अंदर ये क्वेश्चन यहां से बनता रहता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। प्रोटोजोआ के कारण जो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, और जो इसका वाहक होता है, जो मच्छर इसका वाहक होता है, वो कौन सा होता है? मादा इन्फ्लुएंजा। मादा इन्फ्लुएंजा इसका वाहक मच्छर होता है। यहाँ जीके का थोड़ा स्पेस का दिक्कत है, तो मेरे शब्दों को भी आप याद रख सकते हैं, साथ साथ में नोट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं आप उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका गोवा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गोवा से, बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेबीज से, कि आखिर क्या चीजें हैं। स्टैटिक जीके बहुत अच्छा करा दूंगा मैं आपका इसी क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहले गोवा की स्थापना देखते हैं कि गोवा स्थापना कब हुआ था। तो गोवा की जो स्थापना हुई है वो 1986 में गोवा की स्थापना हुई है। जो एक राज्य का इसको दर्जा मिला 1986 में मिला। हालांकि 1961 में पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराया होगा भारत की आर्मी के द्वारा। ये एक ऑपरेशन चला के आपका गोवा को आजाद कराया गया था पुर्तगाल के अंदर से। ठीक है, पुर्तगाल का पहले यहाँ पर शासन था, पुर्तगाल के ही अंडर में गोवा था। ठीक है, तो 1986 में ये एक राज्य का इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। सबसे छोटा राज्य कहूं, भारत का सबसे छोटा राज्य कहूं तो वो गोवा ही आएगा, क्योंकि यहाँ जी थोड़ा सा नीचे आपको दिखने में दिक्कत हो जाएगा। अगर जो मैं यहाँ आपको लिखूंगा तो दिखने में दिक्कत हो जाएगा। आप हर एक चीज को नोट करते रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा लिख देता हूं मैं इसको, छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। बात करूं मैं गोवा के गवर्नर की, बोले तो राज्यपाल। तो गोवा के जो राज्यपाल है, गोवा के जो राज्यपाल है वो पीएस श्रीधरन गोवा के राज्यपाल हैं। पीएस श्रीधरन गोवा के जो राज्यपाल है पीएस श्रीधरन। और यदि मैं बात करूं यहाँ के वर्तमान के सीएम की, तो प्रमोद सावंत यहाँ के वर्तमान में कौन है? आपके वर्तमान में सीएम कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के आपके सीएम हैं। और क्वेश्चन आपका बना है, आपने यदि आप में से जो भी बच्चा ईमानदारी से बताना, लेखपाल की परीक्षा देने गया होगा मुख्य परीक्षा, तो उसमें क्वेश्चन बना था कि किस राज्य के अंदर सबसे कम आपकी लोकसभा या राज्यसभा, ऐसे ही कुछ पूछा था कि किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं या राज्यसभा की सीटें हैं। तो दो ऑप्शन थे आपके, कौन कौन सा? जो सिमिलर ऑप्शन थे, एक गोवा था और एक सिक्किम था। बच्चों ने गोवा लगा दिया या सिक्किम लगा दिया, बहुत कंफ्यूजन में बच्चों से गलत हो गया, लेकिन आंसर जो राइट था वो सिक्किम था। ठीक है, आंसर जो राइट था वो सिक्किम था। सिक्किम में एक सीट आती है, दोनों की, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। लेकिन बात करूं आपके राज्यसभा की, तो गोवा में एक सीट आती है। बात करूं लोकसभा की तो गोवा में 2 सीट आती है। कहते हैं ना सर कि यहां से कहां क्वेश्चन बनते हैं, यहां से कहां क्वेश्चन बनते हैं? कौन पूछता है कि लोकसभा की सीटें कितनी आती हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी आती हैं? सर आपके सामने प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं होती, आपके सामने मुख्य परीक्षा लेखपाल का एक अपना लेवल होता है, लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चन बना है आपको। ठीक है, मैं आपका स्टैटिक जीके बहुत अच्छी तरीके से कवर कराऊंगा। हर एक प्रीवियस ईयर पेपर को जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया, उनको मद्देनजर रखते हुए कंटेंट को फ्रेम करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बात करते हैं रेबीज की। तो रेबीज का टीका किसने तैयार करा था? साइंस में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है कि रेबीज का टीका किसने तैयार किया था? तो लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका तैयार करा था। आपको पता होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1 2 3
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, 6 की तरफ चलते हैं। ईमानदारी से बताइए कि आपको क्लास में दम लग रहा है कि नहीं लग रहा, कंटेंट में दम लग रहा है कि नहीं लग रहा। बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि यहां से आपके दो लोग थे, एक नहीं था। जो उद्घाटन समारोह था उसमें दो लोग ध्वजवाहक बने थे, और जो समापन समारोह था उसमें केवल एक लोग आपके क्या बने थे? ध्वजवाहक बने थे। तो यहां से क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए यहां से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो एमसी मैरी कॉम। ठीक है, कौन? एक तो ये थी, और इनके साथ में कौन थे? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, ये दो लोग थे जो उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक लेकर जो चले थे, जो रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ठीक है, बात करते हैं एमसी मैरी कॉम की। तो ये आपकी कौन है? ये आपकी मुक्केबाज है। कौन है? मुक्केबाज, ये आपकी मुक्केबाज है। बात करते हैं मनप्रीत सिंह की। तो मनप्रीत सिंह आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। कौन? मनप्रीत सिंह। तो ये तो हो गए आपके जो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, लेकिन यदि मैं पूछूं आपसे समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बने थे, तो जो समापन समारोह था, समापन समारोह के आपके कौन थे? बजरंग पूनिया, जो कि आपके कौन है? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बजरंग पूनिया आपके समापन समारोह के ध्वजवाहक बने थे। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक के अंदर? 7 पदक जीते थे, जिनमें से आपका एक गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे आपके, दो कौन से जीते थे? सिल्वर जीते थे, और 4 आपके ब्रॉन्ज जीते थे। ब्रॉन्ज आपके 4 के कौन से जीते थे? ब्रॉन्ज जीते थे। आपको पता होगा गोल्ड मेडल किसने जीता था? आपका जो भाला फेंक में जीता था। आपका किसने जीता था भाला फेंक में? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो गोल्ड मेडल आपका टोक्यो ओलंपिक में जीता था, एक गोल्ड मेडल जीता था भारत ने, वो किसने जीता था? ठीक है, कमेंट में आपका जवाब चाहिए मेरे को। ठीक है, आगे देखते हैं। महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है, वो बनी है आपकी मिताली राज बनी है सबसे ज्यादा रन बनाने वाली। बात करते हैं मिताली राज की। तो ये भारतीय टीम की कप्तान भी है, भारतीय महिला टीम की ये कप्तान रही है। और आपका मिताली राज से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। जो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो की थी आपकी 2001 में। कितने में की थी करियर की शुरुआत? 2001 में। किस देश के खिलाफ की थी ये की थी आपकी आयरलैंड के खिलाफ। आयरलैंड के खिलाफ मिताली राज ने अपना पहला मैच खेला था। बात करते हैं मिताली राज की। तो इनका निवास स्थान कहाँ है? ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मिताली राज कहां से बिलोंग करती है, या किस स्थान, निवास स्थान इनका कहां पर है? तो ये आपकी जोधपुर राजस्थान से ये आपकी बिलोंग करती है। कौन? मिताली राज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो प्यारे बच्चों, कहां की गई थी आपकी ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक? तो ये आपकी की गई थी कहां पे? भारत के अंदर। क्वेश्चन बन सकता है और पूरी संभावना है। तो ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक कहां पर हुई थी? भारत के अंदर हुई थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स सबसे पहले स्थापना देखते हैं।
स्थापना। क्वेश्चन सीधे सीधे सर आपकी परीक्षा में बनते हैं और आपको लगता है कि ये हमसे आता है, और जब आपको सिमिलर चारों ऑप्शन दे दिए जाते हैं ना तो आपकी हवा टाइट हो जाती है और आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है, और डेफिनेट ये होता है कि आप क्वेश्चन गलत करने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई किसी के पास इलाज नहीं है, इसका एक ही शॉर्ट ट्रिक है, एक ही इलाज है, वो इलाज है तो केवल क्या है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। रिवीजन कराने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए तैयार खड़ा हूं, तो आप भी तैयार रहिए। स्थापना जो हुई है आपकी ब्रिक्स की, वो हुई है आपकी 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई है। आपका मुख्यालय पूछ सकता है कि मुख्यालय कहां है, मुख्यालय कहां है ब्रिक्स का, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो कहां पे है, संघाई, संघाई आपको पता होगा कहां पे है, चीन, संघाई चीन में आपका ब्रिक्स का मुख्यालय है। बात करते हैं ब्रिक्स में सदस्य देश कितने हैं, ब्रिक्स में सदस्य देश कितने हैं, तो आपके 5 देश सदस्य हैं। ब्रिक्स आपका BRICS, एस जो है आपका दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका 2010 में जुड़ा था, 2010 में आपका दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था, उससे पहले खाली इसका नाम ब्रिक्स था। अब बात करते हैं इनका सदस्य देशों का नाम कैसे याद रखें। क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो ब्रिक्स का सदस्य देश कौन सा नहीं है, इसी के नाम में ये सारे इनके देश हैं। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है हर एक चीज को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है। भारत के अंदर पहला राज्य बना है जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण दिया है, पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है सर, आपका बना है कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर्नाटक से। तो कर्नाटक का सबसे पहले देखेंगे कि स्थापना, स्थापना जो कर्नाटक एक राज्य के रूप में जो गठन हुआ था, कब हुआ था आपका 1956। 1956 में इसका आपका गठन हुआ था, और इससे आपके सीएम पूछे जा सकते हैं, आपके गवर्नर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल, राज्यपाल जो आपके कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो कौन है, आपके थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत यहाँ के आपके कौन है, गवर्नर हैं। थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। बात करूं यदि सीएम की, तो आपके सीएम हैं बासवाराज, बासवाराज बोम्बई, बासवाराज बोम्बई यहाँ के आपके कौन है, सीएम है, कहां के, आपके कर्नाटक के। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को याद रखेंगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम प्यारे बच्चों, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 52वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहां किया गया था, 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वो आपका गोवा के अंदर किया गया था। कहां किया गया था, गोवा, गोवा के अंदर ये किया गया था। बात कर लेता हूं थोड़ी सी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो जो इसकी शुरुआत हुई थी, जो ये शुरुआत हुई थी, ये आपकी 20 से 28 नवंबर 2021 तब से ये स्टार्ट हुआ था और 8 दिन चला था। इसका जो विमोचन किया था, क्या विमोचन, जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो विमोचन किया था
वो हमारे एक मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। क्या? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, जिनके अधीन जो मंत्रालय आता है वो कौन सा आता है आपका? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। प्रसारण मंत्रालय। इन्होंने इसका विमोचन किया था। किसका? आपका 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सीधा सीधा आपसे यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है, या इनका जो आपका भार है वो किसके ऊपर है? प्रकाश जावड़ेकर इसको संभालते हैं आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। बात करते हैं इसमें आखिर शुरुआत हुई थी, एक बहुत अच्छी शुरुआत की गई थी आपकी 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आपका हुआ था गोवा के अंदर। इसमें एक शुरुआत की गई थी कब से? 2021 से। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पेपर में 100% मिलने के चांसेस हैं। 2021 से सिनेमा के क्षेत्र में, किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए, मेरे शब्दों को ध्यान देंगे और नोट करेंगे, 2021 से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है, उसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है 2021 से। कौन से अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा की गई है? 52वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा की गई है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद सुंदर क्वेश्चन है ये आपके लिए, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल मत छोड़ देना, कतई भी आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका विकसित किया है? तो प्यारे बच्चों, किसने किया है? ये आपका क्यूबा। क्यूबा ने ये आपका टीका विकसित किया है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्यूबा से। आपसे राजधानियां भी पूछी जाती हैं, तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को अटेंड करें, हर एक चीज को समझें। राजधानी जैसे भी कोई देश आएगा उसकी राजधानी मैं आपको कवर कराऊंगा इसी क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्यूबा की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी हवाना। क्यूबा की जो राजधानी है आपकी वो क्या है? हवाना है। ठीक है, बात करते हैं कोविड-19 की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 की जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी। ये चीज को मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक बच्चे को इसके बारे में पता होगा। कोविड-19 एक वायरस था, ये भी हर बच्चे को पता होगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 2019 में कोविड-19 वायरस आया था, ये वायरस कैसा था, तो आपके होश गादले हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो आइए देखिए आखिर कौन सा वायरस था। तो जो कोविड-19 जो वायरस आया था, ये हमारा कैसा? आरएनए वायरस था हमारा। जो कोविड-19 आया था ये कैसा वायरस था? आरएनए वायरस था। शुरुआत कहां से हुई थी इसकी? चीन से इसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, और चीन के भी वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। और कितने में हुई थी? आपकी 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसके पहले लक्षण आए थे 2019 में चीन के वुहान शहर में देखने को हमको मिले थे। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के पहले
क्रिप्टोगेमिक, क्या शब्द आया है, क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो उद्घाटन हुआ है वो आपका देवबंद जो आपका उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, अब यहां एक शब्द यूज हुआ है क्रिप्टोगेमिक। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे पढ़ के निकल जाना है। अगर जो आपसे एग्जामिनर थोड़ा सा यहां से क्वेश्चन घुमा दे और आपने पढ़ा है केवल क्या, क्रिप्टोगेमिक उद्यान, लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले गैर बीज वाले पौधे का उद्घाटन या गैर बीज वाले पौधों के उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है, तो भी आप उत्तराखंड लगाएंगे। अब मैं इसको बता देता हूं कि आखिर ये बला है क्या। क्रिप्टोगेमिक का जो अर्थ है वो ये है कि ऐसे पौधों का एक राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सारे पौधे ऐसे हों जो बगैर बीज वाले हों, गैर बीज वाले। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे गैर बीज वाले पौधे। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको समझ आ रही होगी एक एक चीजें। जहां भी कोई दिक्कत तकलीफ महसूस होती है, आपको कोई भी डाउट होता है, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा मैं आपके कमेंट का। ठीक है, सारे कमेंट मैं पढ़ता हूं आपके, जो भी आप कमेंट करोगे उसका रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ यहां से आपके स्टैटिक जीके को मद्देनजर रखते हुए कुछ फैक्ट बन जाते हैं। जैसे आपका दोहली गंगा, क्या आपका दोहली गंगा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? आपकी उत्तराखंड के अंदर है। दूसरा हम यहां से देखेंगे तो कुछ हमारे जैसे आपकी कुछ झीलें हो गई, झीलें बहुत फेमस झीलें, जैसे कि आपकी जितनी भी झीलों के पीछे आपका ताल लग जाए, जैसे भीम ताल, राकस ताल और डोडी ताल, लोक ताल, ये जितनी भी झीलें हुई हैं जिनके पीछे आपको ताल लगा मिल जाए, वो सारी झीलें आंख मीच के आपको आंसर लगा देना है। कहां पे? उत्तराखंड में। कहां पे आपको आंसर लगाना है? उत्तराखंड के अंदर आपको आंसर लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। यहां से कुछ दर्रे, बहुत फेमस दर्रे हुए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे आपका थांगला दर्रा, माना, नीति, लिपू लेक, ये कुछ फेमस दर्रे हुए हैं जो आपके कहां पे पड़ते हैं? उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं। आपकी झीलें हुई हैं राकस ताल, भीम ताल, डोडी ताल, लोक ताल, और जितनी भी और भी झीलें हैं जिनके पीछे ताल लगे हुए हैं, वो सारी आपकी कहां पड़ती हैं? उत्तराखंड के अंदर पड़ती हैं। एक आप याद रखेंगे, जिम नेशनल कॉर्बेट आपका कहां पड़ता है? आपका उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कहां किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका जो एलएनजी का जो उद्घाटन किया गया है वो कहां पर किया गया है? देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये आपका नागपुर के अंदर किया गया है। नागपुर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नागपुर के अंदर किया गया है। नागपुर आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। महाराष्ट्र। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जो नागपुर है, नागपुर किसके लिए फेमस है? आपको पता होगा, संतरों के लिए नागपुर बहुत फेमस है। क्वेश्चन आपके रेलवे में कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में संतरों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो नागपुर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बात करते हैं एलएनजी की। तो एलएनजी है क्या? लिक्विड नेचुरल गैस।
लिक्विड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होगा, सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि लिक्विड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होगा। और भारत सरकार जो इस पर जोर दे रही है वो किस लिए दे रही है, क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट को, जो हमारा वातावरण है उसको बहुत कम मात्रा में प्रदूषित करेगी, इससे धुआं बहुत कम मात्रा में निकलेगा, जिससे हमारे एनवायरमेंट में बहुत ही कम प्रदूषण होगा। इसलिए भारत सरकार इस पर जोर दे रही है। और आपका जो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहां किया जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, कहां किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किया जाएगा। अब बात देखते हैं कि खेलो इंडिया गेम से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले हरियाणा की जो राजधानी है आपको पता होगी, हरियाणा और पंजाब की राजधानी कंबाइंड है, की राजधानी है क्या है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और पंजाब की। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, तो स्थापना देखते हैं। जो स्थापना हुई है आपकी खेलो इंडिया यूथ गेम की 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम की स्थापना हुई है। लेकिन जब 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या नाम था, इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स इसका नाम था जब 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम कैसे पड़ा। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिलिंग आईओसी जब उसने अपना कुछ अट्रैक्शन दिखाया, कुछ इसमें रुझान दिखाया, अपनी रुचि दिखाई खेलो इंडिया यूथ गेम में, खेलो इंडिया स्कूल गेम में, तो जब आईओसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ तो 2019 में आपका आईओसी इसने इसका नाम क्या कर दिया, इसने इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका कर दिया 2019 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, स्टैटिक जीके आपकी साथ के साथ कवर करा रहा हूं, कोई भी चीज आपसे छूटने ना पाए, इस तरीके से आपकी क्लास को मैं लेकर चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश ने बनाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेत महल है वो किस देश ने बनाया है, जल्दी जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए कि ये किसने बनाया है आपका दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल। तो चलो मैं बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये होगा आपका डेनमार्क। क्या होगा, डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है। अब बात करते हैं सर इसकी आखिर हाइट फिर कितनी है जब सबसे ऊंचा बनाया है, तो 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है। 21.16 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि आपका रेत महल डेनमार्क ने बनाया है। बात करते हैं डेनमार्क की, आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन, ये जो देश है काफी बार बना रहता है, वो किस लिए, क्योंकि ये अपने सूचकांकों को लेकर बहुत ही टॉप लेवल पर रहता है, अपने स्थान को बहुत मेंटेन करके रखता है, एक लेवल बना के रखता है, इसलिए परीक्षाओं में ये आपको देखने को बार बार मिल जाता है। अब बात करते हैं डेनमार्क की।
तो डेनमार्क की आपकी पहले तो बात करते हैं इसकी राजधानी की। राजधानी, तो जो डेनमार्क की राजधानी है वो है आपकी कोपेनहेगन। कोपेनहेगन आपकी डेनमार्क की राजधानी है। बात करते हैं यहाँ की मुद्रा की। बात करते हैं यहाँ की मुद्रा की। तो जो डेनमार्क की मुद्रा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है आपकी डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन आपकी डेनमार्क की मुद्रा है। बात करते हैं डेनमार्क की, तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो डेनमार्क ने अपना स्थान हासिल किया है वो कौन सा स्थान हासिल किया है? सेकंडवा स्थान इसने हासिल किया है। इससे जो पहला स्थान है वो किसका है? आयरलैंड का है। किसका है? आयरलैंड का है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न करिए, मैं आपको उत्तर दूंगा, उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेज़न ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक अमेज़न ने पहला अपना डिजिटल केंद्र स्थापित किया है भारत के अंदर, तो वह कौन सा राज्य है या कौन सा शहर है? तो सूरत। जो कि आपका कहां पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। सूरत कहां पड़ता है? आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। बात करते हैं अमेज़न की, तो अमेज़न की पहले स्थापना देखते हैं। पूछ सकता है कि अमेज़न की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में अमेज़न की स्थापना हुई है। आगे देखते हैं, बात करते हैं इसके फाउंडर की। जो इसका संस्थापक है वो कौन है? आपके जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं, जिसने इसकी स्थापना 1994 में की थी। ये एक कह सकते हैं एक ई प्लेटफॉर्म है, मतलब कि ऑनलाइन आपका ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो एक आपकी ये कंपनी है अमेज़न, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आपका एक दो फैक्ट और याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका गुजरात से भारत का सबसे पहला लिक्विड उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो वो गुजरात के अंदर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला लिक्विड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन या कारखाना किस राज्य में लगाया गया है? तो आपका गुजरात राज्य के अंदर ये लगाया गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पेश किया है? किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 पेश किया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसने पेश किया है? ये किया है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आपका जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पारित किया है। उत्तर प्रदेश के लोग किसी चीज में माहिर हो ना हो, पर लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में बहुत माहिर हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं जनसंख्या को लेकर। आज के मैं आपको एक डेटा बता देता हूं, मात्र और मात्र 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, वरना जितने भी सारे राष्ट्र हैं सबकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। पाकिस्तान जो इतनी बड़बड़ करता है, इतने ज्यादा अपने घुसपैठियों से बाज नहीं आता है, जो अपनी आदत से बाज नहीं आता है,
उसकी जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश से कम है। अकेले उत्तर प्रदेश से पाकिस्तान की जनसंख्या कम है। तो यहाँ एक चीज हमको समझ आती है कि उत्तर प्रदेश के लोगों में किसी चीज का टैलेंट हो ना हो, पर यहाँ जी के वो टैलेंट जरूर दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं आपका। तो उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे आपका यहां से हम देख सकते हैं आपका राज्यपाल पूछे जा सकते हैं। तो जो आपके राज्यपाल कौन है? आपके आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें रखता है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी रखता है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें यहां से कितनी है आपकी? 31 सीटें आपकी राज्यसभा से हैं। और बात करूं यदि लोकसभा से, तो 80 सीटें आपकी लोकसभा से उत्तर प्रदेश से आती हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में राज्यपाल हैं। और यदि आपकी चीफ मिनिस्टर की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के वर्तमान में कौन है? आपके मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से एक दो फैक्ट और याद रख सकते हैं आपका, जैसे दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क आपका कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी दुधवा नेशनल पार्क कहां पड़ता है? आपका एक इसका जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में आपका दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है। लखीमपुर खीरी में ही आपका एक जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। लखीमपुर में एक आपका जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि एक थारू जनजाति जो है, थारू जनजाति के लिए बनाया जा रहा है ये विश्वविद्यालय। कहां पे? लखीमपुर खीरी में। और यहीं पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी के अंदर। बात कर लेते हैं आपका एक दो फैक्ट और, जैसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है आपका किसी भी उत्तर प्रदेश के पेपर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पीईटी के पेपर को मद्देनजर रखते हुए इसको सीरीज को चला रहे हैं। तो आपका 24 जनवरी 1950 को इसका स्थापना दिवस है। स्थापना हुई थी जिसकी? आपकी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है? विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो दोनों का ही पूछा है आपसे, पुरुष का भी और महिला का भी। तो पुरुष का जो जीता था आपका नोवाक जोकोविच ने जीता था आपका, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का तो पुरुष वर्ग में जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। और आपका जो महिला वर्ग में जीता था वो आपका एलिस बर्टी ने जीता था। किसने? एसएल बार्टी ने महिला वर्ग में जीता था, नोवाक जोकोविच ने आपका पुरुष वर्ग में जीता था। ठीक है, बात करते हैं विंबलडन टेनिस की। तो ये आपकी 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इनका कभी कभी आपसे क्रम पूछ लिया जाता है, या सब ये पूछ लिया जाता है कि इन प्रतियोगिताओं में पहली प्रतियोगिता कौन सी होती है। तो सभी बच्चे नोट करेंगे और मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन आता है। सबसे पहले जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर आपका फ्रेंच ओपन होगा, फ्रेंच ओपन होगा। तीसरे नंबर पे विंबलडन होगा और चौथे नंबर पे जो होगा आपका वो आपका यूएस ओपन होगा। ठीक है, वो आपका यूएस ओपन होगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे विंबलडन ओपन और चौथे नंबर पे जो होगा आपका वो कौन सा होगा? यूएस ओपन होगा। तो दोस्तों ये आज की आपकी करंट अफेयर की प्लस मैं यूं कहूं कि स्टैटिक जीके की भी क्लास 1 थी। ऐसे ही मैं सीरीज को आगे आपके लिए कंटिन्यू करूंगा। पैट के पेपर होने से पहले ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा 1 साल का करंट आपको पढ़ाऊंगा।
विद स्टैटिक जीके के सहित में। ठीक है, आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, जो कि आपको बताना है कमेंट में, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करनी है और बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपके लिए जो क्वेश्चन होगा आपके घर के लिए, तो सभी बच्चे नोट करेंगे। जो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके लिए है कि भीम यूपीआई क्यूआर कोड, क्या भीम यूपीआई क्यूआर कोड से पेमेंट कर लेने वाला, भुगतान लेने वाला पहला देश कौन सा बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ईमानदारी के साथ में कमेंट करेंगे और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। क्या क्वेश्चन बताया मैंने, लिखेंगे सभी, नोट करेंगे। भीम यूपीआई क्यूआर कोड से पहला देश कौन बना है जो भुगतान प्राप्त ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में आपका क्वेश्चन था। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे ईमानदारी के साथ में, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने हर एक ग्रुप में जहां तक आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर से कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।